ट्वेल्थ क्लास में हम लोग जो है वेक्टर चैप्टर पढ़ रहे हैं। वेक्टर के बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद हम लोगों ने लास्ट क्लास में यूनिट वेक्टर के बारे में बात किया था। इकाई सदिश के बारे में हमने लास्ट क्लास में बात किया था कि क्या होता है ये यूनिट वेक्टर। दरअसल यूनिट वेक्टर को हम लोग किसी वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज में लाते हैं। यूनिट वेक्टर का बेसिकली जो इस्तेमाल होता है, बेसिक जो इसका यूज होता है वो किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को बताने के लिए होता है। होता क्या है, मान लीजिए हमें यहाँ पर एक वेक्टर दिया हुआ है और इस वेक्टर को हमने वेक्टर ए से रिप्रेजेंट किया। अब किसी ने कहा कि आप इस वेक्टर के डायरेक्शन में 3a वेक्टर बताइए कि 3a वेक्टर क्या होगा। इस वेक्टर के डायरेक्शन में 3a वेक्टर। अब होता क्या है कि एक्चुअल में मुझे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो पता नहीं है। मुझे तो ये पता नहीं है कि ये वेक्टर की लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, क्या है इसकी लंबाई, वो तो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। तो क्यों ना हम सबसे पहले इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को 1 बना दें। इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को अगर हम 1 बना दें तो हम क्या करेंगे, आपको पता है यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आप किसी भी वेक्टर में उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो उसका यूनिट वेक्टर होता है। तो हमने क्या किया, हमने इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल लिया। यूनिट वेक्टर जो होता है उस वेक्टर को कहा जाता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। अब हमें अगर 3a वेक्टर को बताना है तो हमने जो ये वाला वेक्टर निकाला ये अपने आप में यूनिट वेक्टर है, इकाई सदिश है। अब इस इकाई सदिश में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो वेक्टर हमारे पास आएगा उसका मैग्नीट्यूड, उसका परिमाण 3 हो जाएगा। तो यूनिट वेक्टर का बेसिक इस्तेमाल हम लोग किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में कितने भी मैग्नीट्यूड का वेक्टर निकालने के लिए करते हैं। आगे के वीडियोस में इसका हम लोग क्वेश्चन वगैरह जब बनाएंगे तब इसके बारे में ज़्यादा चर्चा करेंगे। फिलहाल हमने पिछली बार जो बात किया था वो यूनिट वेक्टर के बारे में बात किया था। यूनिट वेक्टर के बारे में बात करने के बाद अब हम बात करने वाले हैं कि किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, किसी भी सदिश का परिमाण हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, आज हम बेसिकली इसके बारे में सीखेंगे। इसके पहले कि हम वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें, हम इसके पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड को जानने से पहले हमें पता रहना चाहिए पोजीशन वेक्टर के बारे में। पोजीशन वेक्टर को हम लोग स्थिति सदिश के रूप में जानते हैं। क्या होता है ये पोजीशन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर जो है एक्चुअल में किसी भी वेक्टर के एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में बताता है कि कोई भी वेक्टर का एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। क्योंकि वेक्टर अलजेब्रा और 3D ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, तो हम चीज़ों को 2D और 3D दोनों में साथ में समझते चलेंगे। अभी तक क्या होता था कि हम लोगों ने 10th क्लास में और 11th क्लास में, हालांकि 10th क्लास में बेसिकली हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हैं। निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। निर्देशांक ज्यामिति के चैप्टर में हम लोगों ने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को देखा है। अब 2D की अगर हम बात करें तो 2D में इस तरह से हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देखा हुआ है।
अब अगर इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के इस ग्राफ में अगर मैं यहाँ पर कोई एक पॉइंट लेता हूँ तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मैं पी एक्स वाई से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये पी एक्स वाई कहने का मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली जो दूरी है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में चली गई है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली दूरी जो है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग में चली गई है। जब हम 3D की बात करते हैं तो 3D में क्या होता है, एक और एक्सिस आ जाता है। अभी तक हम लोगों ने दो ही एक्सिस देखे थे। 3D में क्या होता है, एक तीसरा एक्सिस भी आता है। 3D में एक तीसरा एक्सिस आता है जिसे हम जेड एक्सिस के नाम से जानते हैं। अब एक्स वाई और जेड आप लोगों ने 11th क्लास में 3D ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कि ये तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष तीनों के तीनों एक दूसरे पर लंबवत होते हैं। आप किसी भी रूम के कॉर्नर को देख लीजिए, रूम के कॉर्नर को देखेंगे तो आपको तीन वहाँ पर लाइनें दिखेंगी। वहाँ पर आपको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस आराम से समझ में आएगा। मान लीजिए ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा जेड एक्सिस है। ये हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा वाई अक्ष है और ये हमारा जेड अक्ष है। ऐसे एक्स वाई जेड को आप कहीं पर भी दे सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक्स इधर ही रहे, वाई उधर रहे, जेड ऊपर रहे। तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, बस इतना ज़रूरी है। यानी ये वाई और ये जेड के बीच में यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। ये वाई और एक्स के बीच में भी जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का रहेगा और ये एक्स और जेड के बीच में जो यहाँ एंगल बनेगा वो भी 90 डिग्री का रहता है। हालांकि ये बोर्ड जो है वो हमारा 2D में आता है और 2D में एग्जैक्ट 3D के फिगर को ज़रा समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी आप इसको समझने का प्रयास करिए जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर मान लीजिए, जैसे यहाँ पर अगर 2D की बात करें तो 2D में क्या था, मान लीजिए कि ये वाला पॉइंट जो है एक्स एक्सिस में एक्स यूनिट हम चले थे, ये हमारा ओरिजिन है, मूल बिंदु है। मूल बिंदु से हम एक्स अक्ष की दिशा में एक्स यूनिट चले और फिर यहाँ पर पहुँचने के बाद हम वाई एक्सिस के डायरेक्शन में वाई यूनिट चले गए। चलना हमने कहाँ से शुरू किया था, चलना हमने ओ से शुरू किया था। ओ से चलते चलते हम इस पॉइंट ए तक पहुँचे। ओ से लेकर ए तक एक्स दूरी हमने तय किया, फिर ए से हम पी तक पहुँच गए। तो ए से पी जाने में हमने जो दूरी तय किया होगा वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग में आएगा। तो चलना हमने ओ से शुरू किया था और फाइनली हम पहुँचे हैं पी तक। अब अगर कोई मेरे से ये पूछे कि ओ से लेकर पी तक का डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन कितना है, तो ओ से लेकर पी तक का विस्थापन जो होगा उसे मैं इससे बताऊंगा। ओ से लेकर पी तक का जो डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन है, उसे मैं ओपी के द्वारा बताऊंगा। अब इसी चीज़ को अगर वेक्टर में बताया जाए तो वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन के लिए हम ओ से ए की तरफ गए तो यहाँ पर हमने इसको इस तरह से डायरेक्शन दे दिया। फिर ए पर पहुँचने के बाद ए से हम पी की तरफ गए तो इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब फाइनली हम पहुँच तो गए पी पर। पी पर पहुँचने के बाद जब हम इसके डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन की बात करेंगे तो विस्थापन प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु के बीच का जो दूरी होता है वही कहलाता है। स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वही उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ओ था, एंडिंग पॉइंट हमारा पी है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये होगा। अभी थोड़ी देर के बाद जब हम
ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन पढ़ेंगे, उस ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में भी आपको ये फिगर बहुत काम आएगा। फिलहाल हम बात यहाँ पर कर रहे थे डिस्प्लेसमेंट की। तो वेक्टर के रूप में अगर हम देखें तो वेक्टर के रूप में हम जो डिस्प्लेसमेंट है उसे OP से रिप्रेजेंट करेंगे। अब बात अगर हम करें मैग्नीट्यूड की, परिमाण की, कितना डिस्टेंस हुआ है, तो कितना डिस्टेंस निकालने के लिए आप ट्रायंगल OAP को ध्यान से देखिए। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, क्योंकि ये एकदम परपेंडिकुलर है, ये वाली लाइन जो है एकदम परपेंडिकुलर है, तो हम ट्रायंगल OAP में अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली क्या आएगा, OP का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर आएगा। यहाँ से अगर हम एग्जैक्ट OP की वैल्यू को निकालना चाहें तो OP की वैल्यू निकलेगी रूट अंडर OA स्क्वायर। O से लेकर A तक का जो दूरी था वो था हमारा x, तो ये x स्क्वायर आ जाएगा। और A से लेकर P तक, A से लेकर P तक का जो ये दूरी है एक्चुअल में वो दूरी y है, तो ये हमारा निकल जाएगा y का स्क्वायर। और ये OP जो आ रहा है ये इसके एग्जैक्ट लेंथ को बताएगा, तो एग्जैक्ट लेंथ बताएगा, तो ये OP जो है और कुछ नहीं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, इस सदिश OP का ये परिमाण है। तो ये तो बात हो गई 2D में कि किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम कैसे निकालते हैं। इसी चीज़ को हम 3D में भी देखेंगे। 3D में देखने के लिए सबसे पहले मान लीजिए कि आप x एक्सिस पर, हम जैसे यहाँ पर ओरिजिन से हम x एक्सिस पर x डिस्टेंस चले थे, फिर यहाँ पर हम पहुँचे और यहाँ से हम y के डायरेक्शन में कुछ दूरी गए थे। अब आप यहाँ पर इस चीज़ को समझने का प्रयास करिए। ये हमारा ओरिजिन है, इस ओरिजिन से हम x एक्सिस के डायरेक्शन में, x एक्सिस के डायरेक्शन में कुछ दूरी चल रहे हैं। मान लीजिए हम x एक्सिस के डायरेक्शन में x दूरी चले, तो x दूरी चलने के बाद हमने यहाँ से स्टार्ट किया था और यहाँ से x एक्सिस के डायरेक्शन में चलते चलते हम यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ तक पहुँचने के बाद हमारे मन में आया कि अब हम y के डायरेक्शन में भी चलते हैं। x के डायरेक्शन में तो हम चल लिए, x के डायरेक्शन में चलने के बाद हमारे मन में आया कि हम अब y के डायरेक्शन में चलते हैं। तो y के डायरेक्शन में चलने के लिए जब हम इस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं तो यहाँ पर पहुंचने के बाद y जो है हमारा ये है, तो यहाँ से हम y के डायरेक्शन में चले गए। y के डायरेक्शन में भी हम कुछ दूरी तक चले गए। y के डायरेक्शन में कुछ दूर चलने के बाद जब हम इस जगह पर पहुँचे तो यहाँ पर हमारे मन में आया कि क्यों ना z के डायरेक्शन में भी कुछ दूरी चल दिया जाए। z के डायरेक्शन में कहने का मतलब z एक्सिस तो यहाँ पर ऊपर में है, तो अब यहाँ से हम z के डायरेक्शन में कुछ दूरी चले गए। आप इसको समझने का प्रयास करिएगा। हम चलना कहाँ से शुरू किए थे, O से। O से सबसे पहले हम x एक्सिस के डायरेक्शन में चलते हुए पॉइंट A तक पहुँचे। पॉइंट A पर पहुँचने के बाद हम यहाँ से y के डायरेक्शन में चलते हुए B तक पहुँचे। B तक पहुँचने के बाद हम z के डायरेक्शन में चलते हुए पॉइंट C तक पहुँचे। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं पॉइंट A जो है x एक्सिस पर है, पॉइंट A जो है x एक्सिस पर है। आप लोगों ने 2D में ये बात ध्यान दी होगी कि 2D में जब हम बात करते हैं, ये हमारा x एक्सिस और ये हमारा y एक्सिस, तो अगर कोई भी पॉइंट हम x एक्सिस पर लेते हैं तो इसमें y कोऑर्डिनेट 0 होता है, और कोई भी पॉइंट अगर हम y एक्सिस पर ले लें तो इसमें x कोऑर्डिनेट 0 होता है। अगर हम x एक्सिस पर हैं तो इसमें y अक्ष का निर्देशांक 0 होगा, अगर हम y अक्ष पर हैं तो इसमें x अक्ष का निर्देशांक 0 होता है।
ठीक वैसे ही 3D में जब हम रहते हैं तो हमारे पास तीन तीन एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो हमारे पास किसी भी पॉइंट के लिए एग्जैक्ट तीन वैल्यूज़ होती हैं। पहली वैल्यू एक्स के लिए, दूसरी वैल्यू वाई के लिए और तीसरी वैल्यू जेड के लिए। बात अगर हम करें पॉइंट ए की, तो पॉइंट ए जो है इस समय ए जो है एक्स एक्सिस पर है। अगर ए जो है अगर एक्स एक्सिस पर है तो इसमें केवल एक्स का ही वैल्यू आएगा, वाई और जेड इसमें जीरो रहेगा। अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर रहता तो उसमें केवल वाई की वैल्यू रहती, एक्स और जेड वहाँ जीरो होता। ठीक इसी तरह से कोई पॉइंट अगर जेड एक्सिस पर है तो उसमें केवल जेड की वैल्यू आएगी, एक्स और वाई वहाँ जीरो रहेगा। बात जो हम कर रहे थे कि अगर हम देखें तो हम चलना जो है ओ से चालू किए थे, ओ से चलते हुए हम ए तक पहुँचे हैं, ए के बाद हम बी तक गए हैं और बी के बाद हम सी तक गए हैं। अब अगर हमसे कोई पूछे कि भाई साहब आप फाइनली पहुँचे कहाँ हो, तो फाइनली हम पॉइंट सी पर पहुँचे हैं। चलना कहाँ से चालू किए थे? चलना हम ओ से चालू किए थे, पहुँचे कहाँ हैं? पहुँचे हैं हम सी पर। अब अगर कोई डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछे कि आपका डिस्प्लेसमेंट विस्थापन क्या है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर कोई हमसे विस्थापन के बारे में पूछे कि हमारा विस्थापन कितना है, तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक का जो दूरी होगा वही हमारा विस्थापन होगा। तो विस्थापन को यानी ओ से लेकर सी तक, तो ओ से लेकर सी तक को हम इस तरह से बता सकते हैं। अब अगर मुझे इस OC की लेंथ को फाइंड करना है, OC के लेंथ को अगर मुझे फाइंड करना है तो OC के लेंथ को फाइंड करने के लिए कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर अगर हम 2D में देखें तो 2D में हम लोगों ने यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इस OP को निकाला था। पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हमने इस OP को निकाला था। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाएं? तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए यहाँ पर हमें थोड़ा सा कुछ काम करना पड़ता है। क्या थोड़ा सा काम करना पड़ता है? आप जरा इस बात को समझिएगा। O से लेकर हम x एक्सिस पर A तक आए थे और यहाँ से जब हम ये y के साइड में गए हैं तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये एंगल 90 डिग्री का एंगल होगा। 90 डिग्री का ये एंगल होगा। क्यों एंगल 90 डिग्री का होगा? क्योंकि यहाँ तक आने के बाद हमने सीधे y का डायरेक्शन लिया था। ये कौन सा एक्सिस है? x है। और ये कौन सा है? y है। x और y इन दोनों एक्सिस के बीच में यहाँ पर एंगल कितने डिग्री का रहता है? 90 डिग्री का रहता है। तो जब हम इस पॉइंट से डायरेक्ट y के डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर जो एंगल आएगा ये भी 90 डिग्री का होगा। अब हम क्या करते हैं? हम यहाँ से इसको ज्वाइन कर देते हैं। अगर हमने O से लेकर B तक को ज्वाइन कर दिया तो हमारे पास OAB ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गया। OAB जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें O से लेकर A तक x अक्ष पर चली गई दूरी है। मान लीजिए ये वाला डिस्टेंस x है। A से लेकर B तक जो हम गए थे ये y एक्सिस के डायरेक्शन में गए थे। तो y एक्सिस के डायरेक्शन में मान लीजिए हम y दूरी चल के गए है। तो अब हमें ये O से लेकर B तक का जो दूरी है ये निकालना है। O से लेकर B तक का दूरी निकालना है। ट्रायंगल को जरा ध्यान से देखिए, 90 डिग्री कहाँ बना है? 90 डिग्री एंगल A पर बन रहा है। इस ट्रायंगल को अगर मैं इधर आपको बनाकर दिखाऊं राइट एंगल ट्रायंगल के रूप में तो ये कुछ आपको इस तरह से दिखेगा। 90 डिग्री हमारा A पर बना है। हम चलना चालू किए थे O से, यहाँ पर हमारे पास B है। O से लेकर A तक ये हमारा x है। A से लेकर B तक हमारा y है। 90 डिग्री यहाँ पर बना हुआ है। अब जरा पाइथागोरस लगाइए। पाइथागोरस लगाएंगे तो ये OB जो होगा रूट अंडर x² प्लस y² आएगा।
ये ओ बी जो है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। अब आइए, ये ओ बी जो है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर एक और ट्रायंगल पर ध्यान दीजिए, ओ बी सी। ओ बी सी में इस पॉइंट से सीधे आप ऊपर की तरफ गए हैं, इस पॉइंट पर से सीधे आप ऊपर की तरफ उठे हैं, ठीक। तो यहाँ पर भी जो एंगल बन रहा होगा ये 90 डिग्री का एंगल होगा। कैसे 90 डिग्री का होगा, जरा समझिए। मान लीजिए कि फर्श है, फर्श में आप किसी कॉर्नर को देख लीजिए। फर्श में जब आप किसी कॉर्नर को देखेंगे तो वहाँ पर आपको दो लाइनें देखेंगी, एक एक्स एक्सिस वाला और एक वाई एक्सिस वाला। अब आप पूरे फर्श पर कहीं पर भी चले जाइए, फर्श पर आप खड़े होकर डायरेक्ट अगर वहाँ से ऊपर की तरफ उठते हैं, फर्श पर से आप डायरेक्ट अगर ऊपर की तरफ उठते हैं तो आप 90 डिग्री के एंगल पर जाएंगे। ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस जो है एक्चुअल में हमारा वही फर्श वाला प्लेन है। अब यहाँ पर पॉइंट बी जो है हमारा एक्स वाई प्लेन पर है। आप इसको एक तरह से फर्श समझिए कि आपका ये पूरा का पूरा फर्श है, यानी पॉइंट बी जो है हमारा फर्श पर कहीं है और वहाँ से हम डायरेक्ट ऊपर छत की तरफ बढ़े हैं। तो डायरेक्ट अगर ऊपर बढ़ रहे हैं तो ये एंगल जो होगा 90 डिग्री का एंगल होगा। अब ये एंगल अगर 90 डिग्री का एंगल है तो यहाँ पर जो ट्रायंगल देख पा रहे हैं ओ बी सी, ये ट्रायंगल ओ बी सी भी अपने आप में एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगली चीज़, पॉइंट बी से जो हम सी की तरफ गए थे, ये तो हम जेड एक्सिस के अलॉन्ग गए थे। तो मान लीजिए ये दूरी जो है वो जेड है, ये दूरी जेड है। तो यहाँ पर जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको ओ बी सी, नाइन्टी डिग्री आपका बी पर है, तो यहाँ पर बी है, ये ओ है और ये सी है। अब ध्यान से देखिए, ओ से लेकर बी तक की दूरी जो है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओ से लेकर बी तक की दूरी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बी से लेकर सी तक की दूरी जेड है, तो बी से लेकर सी तक की दूरी जेड, चूँकि 90 डिग्री आपका यहाँ पर बना हुआ है। आप जब इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो पाइथागोरस लगाकर क्या मिलेगा, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। वैल्यू पुट करिए, ओ सी स्क्वायर हमारा वैसे ही ओ बी का होल स्क्वायर है। ओ बी खुद रूट में है, इसका जब होल स्क्वायर करिएगा तो रूट हट जाएगा, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू जेड है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो जेड स्क्वायर आएगा। चूँकि यहाँ पर ओ सी का स्क्वायर था, इस स्क्वायर को जब आप उधर भेज देंगे तो यहाँ पर से ओ सी इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये ओ सी जो है एक्चुअल में आपका वो डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है। कहाँ से कहाँ के बीच में, जिस बिंदु से आप चलना चालू किए थे वहाँ से लेकर जिस बिंदु तक फाइनली आप पहुँचे हैं वहाँ के बीच का, तो एक्चुअल में ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया। ये ओ सी जो है उसका मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड कैसे निकला, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। यानी हम जब 2D में थे तो 2D में भी हमारा मैग्नीट्यूड जो था वो 2 एक्सिस में था। 3D में जब आए हैं तो 3D में वही चीज़ जो है तीनों के तीनों एक्सिसों में आ गया है। इसलिए आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, किसी भी चाहे वो 2D की बात करें या 3D की बात करें, मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला जो है वो सेम है। अब ये तो बात हो गई 2D और 3D में। बात हम करते हैं वेक्टर के रूप में। अब इसी चीज़ को वेक्टर के रूप में कैसे बताएं, तो वेक्टर बताने के लिए हमारे पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होना चाहिए था, तब ये वेक्टर में बनता। तो डायरेक्शन बताने के लिए हम लोगों ने क्या किया, कुछ पहले से ऐसे सिंबल्स बना दिए
जिसको देखकर या सुनकर हम ये आराम से समझ सकें कि हम किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। क्या क्या डायरेक्शन हमने पहले से बना के रखे हैं। बात हम डायरेक्ट 3D की करते हैं। 3D में मान लीजिए ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा z एक्सिस है। तो x एक्सिस के डायरेक्शन को बताने के लिए हम लोगों ने पहले से एक सिंबल आई कैप चुन लिया कि अगर हम आई कैप, इसको कैप पढ़ते हैं, हमने यूनिट वेक्टर में इसको देखा था। आई कैप जो है वो x एक्सिस के डायरेक्शन को शो करेगा, यानी आई कैप जो होता है और कुछ नहीं, x एक्सिस के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है। कहीं पर अगर आपको लिखा हुआ है किसी वेक्टर की वैल्यू, मान लीजिए कि वेक्टर a इज इक्वल टू आई कैप लिखा हुआ है, तो आई कैप अपने आप में क्या है, एक यूनिट वेक्टर है जो कि x एक्सिस के डायरेक्शन में है। ऐसे ही y एक्सिस के डायरेक्शन में बताने के लिए किसी भी वेक्टर को हम लोग j कैप यूज करते हैं। z एक्सिस के डायरेक्शन में बताने के लिए z अक्ष की दिशा में किसी इकाई सदिश को बताने के लिए हम लोग k कैप का यूज करते हैं। इसे चेंज नहीं करना। x एक्सिस में i कैप रहेगा, y एक्सिस में j कैप रहेगा और z एक्सिस में k कैप रहेगा। और ये i कैप हो, j कैप हो या k कैप हो, ये तीनों के तीनों जो हैं यूनिट वेक्टर्स हैं, इकाई सदिश हैं। इकाई सदिश है मतलब कि इनका मैग्नीट्यूड 1 है। i x एक्सिस के लिए, j y एक्सिस के लिए और k z एक्सिस के लिए। क्यों ऐसा किया गया? इसको करने से कितनी सहूलियत हो गई, जरा आप इसे समझने का प्रयास करिए। अब समझिएगा मेरी बात को। i, j और k क्या है? i, j और k जो है यूनिट वेक्टर है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 है। मैग्नीट्यूड अगर 1 है तो कल के डेट में अगर किसी ने हमसे कहा मान लीजिए कल के डेट में हमसे किसी ने कहा ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा z एक्सिस है। कल के डेट में हमसे किसी ने कह दिया कि भाई साहब मुझे इस ओरिजिन से x एक्सिस के डायरेक्शन में 2 मैग्नीट्यूड चलना है, मतलब 2 सेंटीमीटर या 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है मुझे x एक्सिस के अलॉन्ग में। x अक्ष की दिशा में मुझे 2 मीटर जाना है। तो ये 2 मीटर क्या है? 2 मीटर उसका मैग्नीट्यूड है, 2 मीटर उसका परिमाण है। किस दिशा में है? x एक्सिस की दिशा में। तो इतना जो लंबा सेंटेंस है कि मुझे x एक्सिस के डायरेक्शन में 2 मीटर चलना है या 2 यूनिट ट्रेवल करना है x एक्सिस के डायरेक्शन में, इस बात को सिंपली हम ये लिख कर बता सकते हैं। अगर हमने केवल ये लिख दिया 2i कैप, तो 2i कैप जो है इस बात को बता देगा कि हम x एक्सिस के डायरेक्शन में 2 यूनिट का डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं। ठीक, अगर ऐसे ही किसी को मन में आए कि नहीं मेरे को ना y एक्सिस के डायरेक्शन में 3 यूनिट चलना था, तो y एक्सिस के लिए हमने कौन सा यूनिट वेक्टर चुना है? y एक्सिस के लिए हमने यूनिट वेक्टर j चुना था और उसके y के डायरेक्शन में हम कितना चल रहे हैं? 3 यूनिट चल रहे हैं। तो 3j कैप, ये y एक्सिस के डायरेक्शन में 3 यूनिट हम चले गए।
अगर किसी ने कहा कि नहीं साहब मेरे को ना जेड एक्सिस के डायरेक्शन में 4 यूनिट चलना था, तो जेड एक्सिस के लिए जो हमने यूज किया था वो के कैप था, तो हम लिख देंगे 4 के कैप। अब मान लीजिए कि कोई कहे कि फिगर में, अब समझिएगा, कोई अगर मेरे से कहे कि साहब मैं इस ओरिजिन से चलना चालू किया हूँ और इस ओरिजिन से चलते हुए मैं एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में 2 यूनिट चला हूँ, तो सबसे पहले यहाँ से एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में 2 यूनिट वो यहाँ पर पहुँच गया, ये हमारा ए है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये 2i है। ओ से चलते हुए वो ए तक आ गया। अब यहाँ पर पहुँचने के बाद उसने कहा कि नहीं मेरे को वाई के डायरेक्शन में 3 यूनिट जाना था, तो वाई के डायरेक्शन में 3 यूनिट जाने के लिए यहाँ से वाई का डायरेक्शन में जाने के लिए वो इस तरह से जाएगा, कितना 3 यूनिट, तो ये हमारा 3j हो गया। y के डायरेक्शन में हो रहा है तो y के डायरेक्शन में बताने के लिए हमने j कैप यूज किया था, कितना दूरी तय किए 3 यूनिट का, 3 उसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब मान लीजिए कि यह पॉइंट B तक पहुंच गए, चलना कहाँ से चालू किए थे, चलना हम O से चालू किए थे, पहले A तक गए, अब B तक गए। अब यहीं पर थोड़ा सा रुक के सोचते हैं, अगर मेरे से इस समय अगर कोई पूछे कि मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है, मेरा विस्थापन कितना है, तो मैं अपने आप से एक सवाल पूछूंगा कि भाई साहब मैं चलना कहाँ से चालू किया था, चलना मैं O से चालू किया था और इस समय पहुँचा कहाँ हूँ, तो इस समय मैं B तक पहुँचा हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए जिस जगह से मैं चलना चालू करूँगा वहाँ से लेकर जिस जगह तक पहुँचा हूँ वहाँ के बीच का डिस्टेंस निकालना है। अब फिर से समझिए, यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। तो जैसे ही मैं इस ट्रायंगल को पूरा करूँगा, जैसे ही मैंने इस ट्रायंगल को पूरा किया तो मेरे को यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल दिखेगा। हालांकि आपको 2D के फिगर में ये एहसास नहीं हो रहा होगा कि ये 90 डिग्री कैसे है। आप फर्श को इमेजिन करिए, ज़मीन पर आप किसी एक कॉर्नर में चले जाइए, ज़मीन को देखिए, ज़मीन की जब आप किसी कॉर्नर को देखिएगा तो वहाँ पर 2 लाइनें दिखेंगी, एक एक्स एक्सिस का और एक वाई एक्सिस का। आप किसी एक लाइन को x बता दीजिए तो जो दूसरा वाला लाइन होगा वो अपने आप y हो जाएगा। अब आप क्या करिए, उस कॉर्नर से आप x एक्सिस के डायरेक्शन में थोड़ा दूरी चलिए और वहाँ से आप देखिए कि आपका जो y वाला डायरेक्शन था, अब आप उसके दिशा में जब थोड़ा सा आगे बढ़